हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपीएचईएससी यानी कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का फिजिक्स का एग्जाम हुआ है उसका पेपर सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं। दो पार्ट में मैं कराऊंगा। इस पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, मतलब जितने क्वेश्चंस मेरे को अभी तक मिले हैं पीडीएफ में वो मैं सॉल्व करा रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में दूसरा सॉल्व कर लेंगे और कुछ एनालिसिस में मैं आपको बता दूंगा क्या कट ऑफ इसमें जा सकती है। तो पहले मैं कट ऑफ की बात कर लूँ या ओवरऑल पेपर की बात कर लूँ। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के पेपर की बात करूँ तो पेपर कुछ ऐसा था जैसे कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का बात कर लो, इलाहाबाद का तो फिर भी थोड़ा सा टफ आ जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का जैसे एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम होता है ना, एमएससी के मतलब एमएससी के लिए जो बच्चे एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं उस टाइप का ये पेपर था। उसमें भी थोड़ा बहुत टफर साइड हो सकता है देखने को मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, इजी सा पेपर था। अगर आपने बहुत बेसिक से अपनी ग्रेजुएशन को किया हुआ है, एमएससी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, ग्रेजुएशन भी आपने अच्छे खासे किया हुआ है, आईआईटी जैम की तैयारी या सीयूईटी पीजी की तैयारी भी आपने अच्छी खासी की होगी, बीएससी अच्छे से पढ़ी हुई होगी, तो ये पेपर आराम से फोड़ दोगे। आराम से फोड़ दिया होगा, फोड़ दोगे क्या, फोड़ दिया होगा। इतना सिंपल पेपर था। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से इसकी हाई जाने वाली है। अभी पूरा पेपर मैं देख लूंगा उसके बाद बताऊंगा, पर फिर भी मेरे को देख के ही लग रहा है कि कट ऑफ इसकी हाई जाएगी। बहुत ही चंपू सा पेपर था, सिंपल सा पेपर था। हाँ, वर्ड मेरे मार्क करना, चंपू सा पेपर था, है ना। आप ये मत कहना कि सर पेपर टफ था और मॉडरेट लेवल का था, ऐसा कुछ नहीं था, चंपू सा पेपर था। अब वो बात अलग है, तुम लोगों ने पढ़ाई की है नहीं की है वो मुझे नहीं पता, पर पेपर बहुत सिंपल था। सॉल्यूशन देख लेते हैं और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना। पहला क्वेश्चन, मतलब मेरे पास जो आए हैं उन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है द ग्रुप वेलोसिटी जी एंड फेज वेलोसिटी यू आर रिलेटेड। देखो, आप इसको अलग अलग फॉर्म में पढ़ते हो, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी को। तो आप ये वाला फॉर्म भी पढ़ते होगे, ये वाला वी जी इजक्वल्स टू वी पी माइनस लैम्बडा डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा। तो यहाँ पर ये जो वी जी है इसको लिखा है जी, और जो ये यू है इसको लिखा है वी पी। मतलब वी पी को यू लिख दिया, जी को वी जी लिख दिया। जो बच्चा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है, स्क्रीनिंग टेस्ट वाले, उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। कुछ आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एमपीपीएससी वालों के लिए, आरपीएससी वालों के लिए, है ना, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर वालों के लिए, सबके लिए बहुत यूजफुल है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो। यहाँ पर हम तीन कंडीशन पढ़ते हैं, नॉर्मल डिस्पर्शन की, एनामोलस डिस्पर्शन की और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की। तो जब आप नॉर्मल डिस्पर्शन की बात करते हैं, नॉर्मल डिस्पर्शन, तो नॉर्मल डिस्पर्शन के केस में हम ये लिखते हैं डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा की जो वैल्यू है हम पॉजिटिव लेते हैं नॉर्मल डिस्पर्शन के केस में। तो उस केस में हमारे पास वी जी लेस देन आता है वी पी नॉर्मल डिस्पर्शन में। जब मैं एनामोलस की बात करता हूँ, एनामोलस डिस्पर्शन, जब मैं एनामोलस डिस्पर्शन की बात करता हूँ तो उस केस में हम डी वी पी ओवर डी लैम्बडा की जो वैल्यू है वो लेते हैं नेगेटिव, और इस केस में हमारे पास वी जी ग्रेटर देन आएगा वी पी, यानी कि जी ग्रेटर देन आएगा यू। और अगर मैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करता हूँ, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में डी वी पी अपॉन डी लैम्बडा की वैल्यू को हम लेते हैं जीरो, और उस केस में हमारे पास वी जी इक्वल्स टू आ जाता है वी पी, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जी इक्वल्स टू आ जाएगा यू। तो सही हमें सेलेक्ट करना है, तो सही हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जिन बच्चों ने भी सी इसमें ऑप्शन लगा दिया होगा सबका सही है आंसर उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द सेमी इंपेरिकल फार्मूला, सेमी इंपेरिकल फार्मूला के लिए जो हम एनर्जी के टर्म्स लिखते हैं तो उसमें सरफेस करेक्शन का जो टर्म आता है उसमें वो प्रोपोर्शनल होता है ई पावर 2/3 के। टोटल 5 टर्म आता है, एक वॉल्यूम एनर्जी का, सरफेस का, एक आता है सिमेट्रिक का, एक आता है पेयर का। तो अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सरफेस का पूछा है तो सरफेस के लिए ई प्रोपोर्शनल टू ए पावर 2/3 आएगा। तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन लगाया है उनके लिए खुशी की बात है कि बी ऑप्शन उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल होता है डेल्टा जे इक्वल्स टू +-1, यानी कि जो एनर्जी का ट्रांजिशन होता है वो या तो हायर लेवल पे होता है या लोअर लेवल पे होता है, ऑल्टरनेटिवली हायर लोअर हायर लोअर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने ए आंसर लगाया एकदम सही आंसर लगाया। यहाँ पर हमें ग्रेडियंट निकालना है, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को अगर मैं लिखता हूँ तो ये लिखा जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका आर के साथ आर डॉट प्रोडक्ट कराना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब इसका ग्रेडियंट निकालना है क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा निकलता है स्केलर का। तो इसका जब ग्रेडियंट निकालोगे तो ग्रेडियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, डी अपॉन डी एक्स आई कैप
प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप, और किसका निकाल रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। तो इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो क्या आएगा, ये बनेगा 2x आई कैप 2y जे कैप और 2z के कैप। तो यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको आप आर वेक्टर लिख दोगे तो यहाँ से आंसर बन जाएगा 2r वेक्टर। तो ऑप्शन ए जिन भी बच्चों ने लगाया होगा वो एकदम सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ ये मैं अपने सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है कि सर इसका सॉल्यूशन ये होगा ये आप गलत बता रहे हो तो बता देना ज़रूर से। पी टाइप मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम GAS यूजिंग, तो पी टाइप मटेरियल को गैलियम आर्सेनाइड से हमें निकालना है, तो कैसे हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम इसमें ऐड कराते हैं, या तो ऐड कराते हैं एडिंग एक्सेप्टर डोपेंट सिलिकन, या तो सिलिकन को डाल लो, एक तो ये है, और डाइवेलेंट एटम लाइक बेरिलियम, या हम डाल लें बेरिलियम को, और इसके अलावा हम डाल रख सकते हैं जिंक को। तो ये 3 तरीके हैं, तो हमें इन तीनों में से कौन सा मिल रहा है, सिलिकन मिल रहा है, तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिलिकन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन ओपन बॉक्स, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 3 है, 3, और नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स कितने हैं, 2 है। तो माइक्रो स्टेट्स आप कैसे निकालोगे, तो माइक्रो स्टेट्स आएगी C⁻n, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3, तो ये हो जाएगी 8। और मैक्रो स्टेट्स आप कैसे निकालोगे, मैक्रो स्टेट्स आप निकालोगे n+1 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3+1, ये हो जाएगा 4। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 8 और 4, यानी कि ऑप्शन ए है ना। फिर कह रहा हूँ ये जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का तो है, पर है नहीं उस लेवल के क्वेश्चन, जो नेट और JRF के पेपर होते हैं, इवन सेट एग्ज़ाम जो होते हैं उस लेवल का भी ये पेपर नहीं है। MSc का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैम का भी टफ होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह में जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम आते हैं तो उस टाइप का है, और हो सकता है कि वहाँ से किसी प्रोफेसर से ले भी लिया हो, क्योंकि या तो लखनऊ से बना होगा या फिर इलाहाबाद से बना होगा, तो उन्होंने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वही उठा के दे दिए होंगे, तो पेपर उसी तरह का है ये, तो कट ऑफ हाई जाएगा, फिर से कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, तो एक तो ऑडियो सिग्नल है, तो ऑडियो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड वो हमें दिया हुआ है VA 15, और जो हमारे पास करियर सिग्नल है, करियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो दिया हुआ है 60। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो किसके बराबर होता है, वो बराबर हो जाएगा VM/VA। तो VA सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, ये ऑडियो के लिए है तो यहाँ हो जाएगा VA, और ये हो जाएगा अपॉन VC। तो VA कितना है, ये है 15, और ये हो गया 16, तो ये हो गया 1/4, और 1/4 किसके इक्वल हो गया, 0.25। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.25। तो जिन्होंने 0.25 आंसर इसका लगाया होगा उनका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ फोटो डिटेक्टर, तो फोटो डिटेक्टर काम करता है इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन भी होगा और उसके बाद एमिशन भी होगा या एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो कंबाइंडली नाम दे दिया इंटरनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके अंदर हो क्या रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एक्साइटेशन भी हो रहा है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका वर्चुअल वर्क जो है वो कितना होता है, 0 होता है ना। और वर्चुअल वर्क का जो कंसेप्ट है वो इमेजिनरी है, हवाबाजी है, तो बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसके लिए नेट वर्चुअल वर्क कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर हमें बोला है 8 इलेक्ट्रिक डायपोल्स, तो डायपोल सुनते ही तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए। तो डायपोल्स का मतलब ये हो गया कि एक माइनस है और एक प्लस है, तो इसका जो नेट चार्ज बन रहा है, नेट चार्ज कितना बन रहा है, 0 है। तो अब ये 8 है चाहे 4 है चाहे 6 है, इनका नेट जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 0। तो कुल मिलाकर जो क्यूब है, उस क्यूब के अंदर नेट जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है Q/ε0 और Q एनक्लोज्ड, तो Q एनक्लोज्ड की वैल्यू 0 हो गई, तो नेट फ्लक्स की जो वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द फेस डायगोनल्स ऑफ क्यूबिक लैटिस
के फेस डायगोनल्स के बीच में, यानी कि ये क्यूबिक लैटिस है, इसका फेस डायगोनल है ऐसे, तो ये तो डायग्राम बना के भी वैसे भी निकाल सकते हो। तो ये कितना आएगा, ये एंगल साइड 60 डिग्री का बन जाएगा, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो 60 डिग्री। इसमें तो गणित से भी कर सकते हो उसको सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर हमें बताना है कि ये दो वेक्टर हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्या है, तो इनका डिटर्मिनेट बना लो। तो डिटर्मिनेट बना लो 3 2 और 1 2। अगर ये बराबर 0 आ जाता है तो ये कहलाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये 0 नहीं आता तो ये कहलाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इनका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 6 - 2 = 4। तो ये तो 0 के बराबर नहीं है, और नहीं है तो ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो ए और बी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जीनर करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो सबसे पहले यहाँ लोड करंट निकाल लो। तो लोड करंट कैसे निकालोगे, IL, ये जीनर वोल्टेज दिया हुआ है तो VZ अपॉन ये लोड रेजिस्टेंस है तो RL। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/10 किलो ओम है, तो यहाँ से बन जाएगा 5 मिली एम्पियर। तो ये तो लोड करंट आ गई IL। अब मेरे को ये करंट निकालनी है, ये वाली। तो ये वाली करंट हम कैसे निकालेंगे, मेन करंट I = 120, ये दोनों ऑपोजिट पोलरिटी के साथ लगे रहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -50 अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस। तो ये वाला रेजिस्टेंस हो गया 5, तो यहाँ से बनेगा 15 मिली एम्पियर। तो I = होता है IL + IZ। तो IZ की वैल्यू हो जाएगी I - IL। तो I की वैल्यू 14 और ये कितना हो जाएगा, ये 5 मिली एम्पियर का दिया है तो ये आ जाएगा 9 मिली एम्पियर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9 मिली एम्पियर। आगे बढ़ने के पहले बताना चाहूँगा, जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, तो MPPSC के लिए अभ्यास प्रैक्टिस बैच जो है मैंने कल ही लॉन्च किया है। हालांकि एग्ज़ाम 1 जून को है। इस बैच के अंदर आपको 2000 से ज़्यादा, अभी 2200 क्वेश्चन इसमें पढ़े हैं, 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। एग्ज़ाम लगभग उनके आसपास ही पूछा जाएगा, क्योंकि सारे के जितने भी प्रोफेसर के एग्ज़ाम जो मेरे को मिले हैं, चाहे वो UPHES EHESC का हो, GPSC का हो, UKPSC का हो, HPSC के पुराने हो, लगभग सारे PYQs मैंने कवर किए हुए हैं। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 1 मंथ में भी आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैच की जो प्राइस है वो 2100 रुपीज़ है। अगर आप HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि हरियाणा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका एग्ज़ाम 11 मई को है, स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन उसके जैसे ही मतलब जो क्वेश्चन है वो चाहे MPPSC का हो चाहे HPSC का हो, फिजिक्स का सिलेबस तो सेम रहेगा। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़, जिसको आप मेरी एप्लीकेशन पर जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं HPSC का भी। हालांकि MPPSC और HPPSC दोनों में, HPSC में दोनों में सेम क्वेश्चंस हैं, पर बच्चों की डिमांड होती है कि हमें तो HPSC का ही चाहिए या हमें MPPSC का ही चाहिए। मतलब हालांकि उनको पता है कि फिजिक्स सेम है दोनों जगह, पर डिमांड है तो है। तो ये प्रैक्टिस बैच जो हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और इन बैच को ज्वाइन करके आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फ्रूटफुल भी बना सकते हैं, यानी कि एक अच्छा रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज HPSC के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। MPPSC के लिए अभी 25 ये अप्रैल के बाद मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो तब आप ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ UKPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का अर्जुना बैच वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी वैलिडिटी मैंने बढ़ा दी है 2026 अप्रैल तक उसकी वैलिडिटी मैंने कर दी है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। UKPSC का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच है वो भी अभी स्टार्ट करूंगा, लगभग 3000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ उसको स्टार्ट करूंगा, इसलिए 15 दिन का वेट उसमें और करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये जितने भी बैच अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूज़र हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस लिंक को फॉलो करके और एप्पल मोबाइल पर भी आप ये ऐप डाउनलोड करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये कोर्सेज इतने कोई महंगे नहीं है जिनको आप परचेज ना कर पाओ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली सैलरी, आपको जो मोटी सैलरी है वो आपको ही मिलेगी। ये कोर्स की प्राइस बहुत कम है, बहुत महंगे नहीं है। तो आप इनके लिए ऐसा ना पूछे या ना कहें कि इस बैच की प्राइस कम हो सकती है क्या, तो ऐसा मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो बी स्टैटिस्टिक्स फॉलो होती है, वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती,
है ना। बी स्टैटिस्टिक्स पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती, एफडी करती है, एमबी करती है। एफडी मतलब फर्मी ड्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर द रिजिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, तो लो एनर्जी के लिए यानी कि एस इक्वल्स टू एस जो है सेल उसके लिए, और एस सेल के लिए एल बराबर होता है 0, और इसके लिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया आता है वो आता है 4πa²। 4πa², जिन्होंने 4πa² आंसर लगाया होगा वो एकदम सही है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो यहां पर हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, लाप्लास ऑफ एफ टी और यू टी माइनस ए, ये टी माइनस ए है यहाँ पर, एक मिनट रुकना है, उसको सही कर लेता हूँ मैं। एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए, और इसका सॉल्यूशन आता है ई पावर माइनस ए एस और एफ एस। और एफ एस हम जानते हैं कि एफ एस किसके बराबर होता है, एफ एस जो है वो इक्वल होता है 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी और एफ टी डी टी। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया x माइनस 3 u x माइनस 3, ऐसे लिख लिया। लेट t इक्वल्स टू x माइनस 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी t प्लस 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t प्लस 3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लाप्लास, x माइनस 3 की जगह लिख दूंगा t, तो लाप्लास ऑफ t। और u में हमने क्या लिख देंगे, u में भी t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ut। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पर e पावर माइनस ए एस, तो a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये हो जाएगा e पावर माइनस 3s। और फिर लाप्लास किसका निकालना है हमें, लाप्लास निकालना है t का। तो लाप्लास ऑफ t जो है वो होता है 1/s², तो ये हो जाएगा e पावर माइनस 3s/s²। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी इसका आंसर लगाया होगा एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी का कंसेप्ट आया, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया फर्स्ट लॉ से, ये आया फर्स्ट लॉ। इसी तरह से एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया सेकंड लॉ। ठीक है, तो हमें एंट्रोपी पूछा है तो वो कहां से आ जाएगा, सेकंड लॉ से आ जाएगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप डिपेंड करती है न्यूक्लियर, रिजॉल्विंग पावर होती क्या है, दो पास पास की, जो बिल्कुल पास पास की इमेज है उनको अलग करके देखने की जो कैपेसिटी होती है उसको रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। ये डिपेंड करती है न्यूमेरिकल एपरेचर पर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। उसके अलावा जो मीडियम है रिफ्रैक्टिव मीडियम, उसके ऊपर डिपेंड करती है, 3 चीज़ों पर, न्यूक्लियर एपरेचर, वेवलेंथ ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, तो हमारे पास दोनों ही इसके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ऑल ऑड स्टेट्स, तो हर एक ऑड स्टेट में x बराबर 0 पर वहाँ पर क्या होगा, नोड होगा, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग एट सेंटर वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ऑड स्टेट में। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज मूविंग विद 90%। अब यहाँ पे ध्यान रखना, पूछा है आपसे रेशो ऑफ रेस्ट ऑफ मास, m0/m पूछा है आपसे। तो m इक्वल्स टू होता है m0/1 माइनस v²/c²। तो v की वैल्यू दी है हमें 0.9 c, ये वैल्यू हमें दी है v की। तो यहाँ से इसको मैं लिखूँ तो m/ ये हो जाएगा 1 माइनस 81/100। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से ये बनेगा m इक्वल्स टू m0 इंटू 10/√19। अब आप ध्यान से देखो कि आपसे m0/m पूछा है, तो m0/m पूछा है, आपसे m/m0 नहीं पूछा है। तो ये बनेगा √19/10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.436, यानी कि डी आंसर। और अगर आप m/m0 निकालते हैं तो ये आंसर आएगा 2.29, वो भी आंसर में है। और आपसे पूछा m0/m है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो गया होगा या कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की फॉर्मूला 1 माइनस T2/T1। तो 1 माइनस T2 की वैल्यू 300 है, ये 300 है, और T1 की वैल्यू है 500। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 200/500। तो ये हो जाएगा कितना, 0.4। तो आंसर आ जाएगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए C बराबर होता है E/B। सही आंसर क्या आ गया? C आ गया, D। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए उसकी जो परमेबिलिटी है ग्रेटर देन 1 और उसकी जो सस्पेक्टेबिलिटी है ग्रेटर देन 1, यानी कि C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CMMR फॉर गुड क्वालिटी ऑपरेशनल एम्पलीफायर तो 70 डेसिबल से और ये 120 डेसिबल तक होती है। तो हमारे पास ऑप्शन में 120 डेसिबल है, तो आंसर क्या लगा देंगे? 120 डेसिबल। फॉर आइडियल ऑप-एम ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो CMRR है वो लिया जाता है इनफाइनाइट आइडियल के लिए, और यहाँ पर गुड क्वालिटी का पूछा है तो 120 डेसिबल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं सभी के सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर कह रहा हूँ MSc फिजिक्स एंट्रेंस टाइप का पेपर था, BSc आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ी हुई है तो ये बहुत ही चंपू क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते थे, बहुत सिंपल पेपर था। इवन MSc जो पढ़ते हो आप, MSc फिजिक्स में जो पढ़ते हो वैसा भी उसमें कुछ था नहीं कि जिससे आपको डर लगे, तो बहुत आसान पेपर था। कट ऑफ ईजिली मैं कह रहा हूँ कि हाई जाएगा। दूसरा पार्ट मैं कल लाऊंगा, उसमें भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन शायद हों, और अगर कुछ हों तो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होंगे जैसा कि इस पेपर को देख के लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ तो जाने वाली है नहीं। हाँ, जीके वाला पार्ट मैंने देखा नहीं है तो उसको देख के मैं कुछ कह नहीं सकता, ये पार्ट आपका बहुत आसान था। तो होपफुली जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे, और बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कोर्सेज हैं वो कैसे ज्वाइन करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।